Greetings, my dear students. I welcome you to the fifth lecture in the series of lectures on vectors. In the last couple of lectures, I taught you vector addition, vector subtraction, two techniques, triangle law of vector addition and parallelogram law of vector addition. We did some numericals on vector addition, vector subtraction. We learned how to combine vectors, how to take the resultant of two vectors or the effective action of two vectors. If two vectors are acting simultaneously, what will be their net effect, resultant effect? In this lecture, resolution of vectors, I will teach you how to resolve a vector into its components, how to break down a vector into its components. Suppose we have any vector, suppose vector A, मैं इस वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकता हूं, ब्रेकअप कर सकता हूं. एक कंपोनेंट सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, दिस एक्स एक्सिस, एक कंपोनेंट अलोंग दिस एक्स एक्सिस, मैं इस कंपोनेंट को कहूंगा कि ये एक्स है, और दूसरा कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस, मैं इस कंपोनेंट को बताऊंगा ये वाई है. यानी जो वेक्टर ए है हमने इसको दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया, ए एक्स अलोंग एक्स एक्सिस एंड ए वाई अलोंग वाई एक्सिस. ये ए एक्स और ए वाई जो है इसको बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर, कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर ए. ये दो कंपोनेंट्स अलोंग टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है, इसीलिए इनको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स और ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स, क्योंकि ये कंपोनेंट्स दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस है, और ये वेक्टर ए वाई जो है ये वेक्टर ए का कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस है. ये ए वेक्टर है, लेकिन जो ए एक्स है दिस इज नॉट अ वेक्टर, अभी ये वेक्टर नहीं है. ये ए वाई इट्स अ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वाई एक्सिस, बट राइट नाउ इट्स नॉट अ वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड है, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है. ए एक्स और ए वाई मैग्नीट्यूड है, पहली बात. दूसरी बात मैं ये आपको बोल रहा हूं कि जो कोई भी वेक्टर है इसके कंपोनेंट्स ये जरूरी नहीं है कि हम अलोंग द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, जो ये तीन एक्सिस हैं, दीज आर द ये रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की तीन एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. ये जरूरी नहीं है कि हम हमेशा वेक्टर किसी भी वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस एंड अलोंग दिस जेड एक्सिस. हम किसी भी वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं. ये जरूरी नहीं है कि ये जो कंपोनेंट्स हैं दे विल बी अलोंग दिस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. सपोज ये वेक्टर ए है, मैंने इस वेक्टर को रिजॉल्व किया अलोंग दिस कंपोनेंट एंड अलोंग दिस कंपोनेंट. दिस कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट, दिस इज नॉट अलोंग एक्स एक्सिस एंड दिस कंपोनेंट इज नॉट अलोंग वाई एक्सिस, लेकिन ये जरूरी है कि ये कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं. ये कंपोनेंट्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये कंपोनेंट्स अलोंग दे विल बी अलोंग द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस ऑफ द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. चलिए हम सीखते हैं कि एक वेक्टर को कैसे रिजॉल्व करते हैं कंपोनेंट्स में. रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इनटू कंपोनेंट्स का क्या मतलब है? हमारे पास अगर एक वेक्टर है, इसका कोई इफेक्ट है, सपोज मैं फोर्स की बात कर रहा हूं, ये फोर्स वेक्टर है. अगर मैं इसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करूंगा, सपोज मैं अभी इसको अलोंग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ही के एक्सिस पे ही रिजॉल्व करूंगा. सपोज ये अलोंग एक्स एक्सिस हो गया एफ एक्स कंपोनेंट, ये हो गया ये वाई एक्सिस एफ वाई कंपोनेंट. रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स मींस दैट हम लोगों को इस वेक्टर के कंपोनेंट्स निकालने हैं. वो जो कंपोनेंट्स होंगे अगर हम इनका सम करेंगे, वेक्टर सम करेंगे, तो हमें मिलना चाहिए ये वेक्टर, हमें मिलना चाहिए ये वेक्टर.
लेकिन ये जो कंपोनेंट्स हैं ये मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर्स नहीं है। इनको हम वेक्टर्स में चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अगर आपको किसी भी स्केलर को वेक्टर में कन्वर्ट करना है, अगर आपको किसी भी स्केलर को वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं बेटा? आप इसको एक यूनिट वेक्टर से मल्टीपल करते हैं। सपोज अगर हमारे पास वेक्टर, अगर हमारे पास ए है कोई फिजिकल क्वांटिटी, ये इसका मैग्नीट्यूड है, अगर मैं इसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा ए वेक्टर। आपको मैंने इससे पहले पढ़ाया, जब मैंने यूनिट वेक्टर्स पढ़ाया, कि जो वेक्टर ए होता है दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय द यूनिट वेक्टर अलोंग दैट डायरेक्शन। इसी तरह मैंने आपको इससे पहले यह भी बताया कि अगर हम एक्स एक्सिस लेते हैं, द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं आई कैप से। इसी तरह यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जे कैप से। इसी तरह यूनिट वेक्टर अलोंग जी एक्सिस, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं के कैप से, वाई एंड जेड। सो दैट मीन्स ये जो एफ एक्स है, दिस इज अ कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर एफ along x axis, this is x axis, ये लेकिन मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर नहीं है। अगर मैं इस fx को मल्टीप्लाई करूंगा विद अ यूनिट वेक्टर along x axis, दैट मींस I, अब ये वेक्टर बन गया, अभी तक ये स्केलर था। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज ए स्केलर क्वांटिटी, but once I multiply it with the unit vector, it becomes a vector quantity. इसी तरह ये जो fy है ये स्केलर है, तो it is along y axis, and along y axis जो यूनिट वेक्टर होता है that is j. So that means अब ये वेक्टर बन गया। अब अगर मैं इस वेक्टर और इस वेक्टर का वेक्टर सम लेता हूं तो मुझे आता है ये रिजल्टेंट वेक्टर। बात समझ में आ रही? इनवर्सली मैं ये बोल सकता हूं कि मैं इस वेक्टर को रिजॉल्व कर सकता हूं कंपोनेंट्स में, एक अलोंग एक्स एक्सिस दैट इज आई एफ एक्स, और अलोंग वाई एक्सिस दैट इज जे एफ वाई। बात समझ में आ रही ना? चलिए अब हम देखेंगे ये वेक्टर को, किसी वेक्टर को कैसे रिजॉल्व करते हैं। देखिए बेटा, यहां पे मैंने एग्जांपल ली है, ये एक वेक्टर ए है, ये इसकी डायरेक्शन है, ये एक्स एक्सिस है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की, ये वाई एक्सिस है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की, ये एक्स एक्सिस है और ये ओरिजिन है। यहां पे एंगल थीटा बनाता है, ये वेक्टर एंगल थीटा बनाता है अलोंग एक्स एक्सिस। अब मुझे निकालना है कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, यानी कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस, मैं लिखूंगा इसको ए एक्स से। इसी तरह कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, तो मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा ए वाई से। बात समझ में आ रही है ना? So this AY represents the component of the vector along y-axis. AX represents the component of the vector along x-axis. बात समझ में आ रही ना बेटा? तो ये मैग्नीट्यूड है, दिस इज द मैग्नीट्यूड, और ये भी मैग्नीट्यूड है। अभी ये वेक्टर्स नहीं है। अगर मैं AX को I से मल्टीप्लाई करूंगा, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इसके मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन ऐड हो जाएगी, यानी मुझे पता चलेगा कि ये जो AX है दैट इज अलोंग एक्स एक्सिस। इसी तरह अगर मैं AY को मल्टीप्लाई करूंगा J यूनिट वेक्टर से, तो ये AY तब वेक्टर बनेगा, अभी तो ये स्केलर है। बात समझ में आ रही ना? चलिए हम बेटा देखते हैं पहले मैग्नीट्यूड ही कैसे निकाल सकते हैं हम। चलिए बेटा, मैं यहां पे एक परपेंडिकुलर डालता हूं, यानी मैं ऐसे करूंगा, ये वेक्टर A है जो मैंने वहां पे भी ऐसे ही बनाया है, ये वेक्टर A है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये एंगल थीटा है। इस वेक्टर ए से मैं एक परपेंडिकुलर डालूंगा इस एक्स एक्सिस पे, यहां पे 0 है, ओरिजिन है, मैंने परपेंडिकुलर डाला, ये मैंने परपेंडिकुलर डाला। सपोज ये परपेंडिकुलर एन है। बात समझ में आ रही ना? सपोज ओ, इसको मैं इधर लिखूंगा बी से। सो अब मैं इस वेक्टर के कंपोनेंट्स निकालना चाह रहा हूं अलोंग एक्स एक्सिस, ये वाला कंपोनेंट ओ एन है, और इस वेक्टर का कंपोनेंट मैं निकालना चाह रहा हूं अलोंग वाई एक्सिस, यानी वाई एक्सिस, यानी आई वांट टू फाइंड द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस एंड द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। तो कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस तो ये होगा ना, ये बी है, सपोज मानो यहां पे सी है, सो दैट मीन्स ये ओ एन जो होगा, ओ एन, दिस विल बी द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। और यहां पे जो ये OC है,
ओ एन होगा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस, और जो ओ सी होगा दिस इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वाई एक्सिस। जरा बेटा देखिए इस ट्रायंगल में, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। जरा बेटा इस वाली ट्रायंगल में देख लीजिए, जो अगर आप इसमें, अगर आप ये राइट एंगल ट्रायंगल में देखेंगे ओ एन यानी बेस 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 डिवाइडेड बाय ओ बी, ओ एन डिवाइडेड बाय ओ बी, यानी इसके बदले आप लिख सकते हैं ओ एन डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। अभी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, अभी हम लोगों ने डायरेक्शन नहीं ली। तो ये किसके बराबर होगा बेटा? दिस विल बी इक्वल टू, दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेन्यूज, दैट विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। तो हम लोगों को क्या मिला बेटा? ओ एन डिवाइडेड बाय वेक्टर ए इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। सो दैट मीन्स जो ओ एन होगा बेटा, और ओ एन किसके बराबर होगा? दैट विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू कॉस ऑफ थीटा। बात समझ में आ रही ना? ये ओ एन क्या है बेटा? ये ओ एन, व्हाट इज दिस ओ एन? दिस इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस, यानी ये है ना बेटा ए एक्स। सो दैट मीन्स ए एक्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू कॉस ऑफ थीटा। ये ए एक्स जो है ये बेटा मैग्नीट्यूड है, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट ए अलोंग एक्स एक्सिस, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द होल वेक्टर, वेक्टर ए, दिस इज कॉस थीटा। सो आप लोगों ने बेटा क्या देखा? अगर सपोज ये एक वेक्टर है, इधर के साइड में थीटा है, इधर के साइड में थीटा है, जो कंपोनेंट अलोंग दिस साइड होगा दैट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय द कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड दिस। जिधर के साइड में थीटा है उधर के साइड में कॉस थीटा है। बात समझ में आ रही ना? चलिए बेटा अब हम देखते हैं जो दूसरा वाला इसका कंपोनेंट है वो क्या होगा। देखिए अगर हम ये राइट एंगल ट्रायंगल फिर से लेते हैं, ये जो ये ओ सी है बेटा, इसमें किसके बराबर है? ओ सी किसके बराबर है? ओ सी है बराबर बी एन के बराबर। ओ सी जो है ये एन बी या बी एन के बराबर है ना? ये और ये पर सिर्फ हम मैग्नीट्यूड लेते हैं, डायरेक्शन हमने नहीं ली। तो जो बी एन है, बी एन तो बेटा परपेंडिकुलर है, बी एन डिवाइडेड बाय दिस ओ बी, यानी बी एन तो ये है और ओ बी तो ये है बेटा। ओ बी इज द हाइपोटेन्यूज, या बी एन डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो ओ बी क्या है बेटा? ओ बी ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है ना, अभी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। तो ये किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। सो आपने क्या देखा? और जो बी एन होगा बेटा बराबर, ये क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू साइन ऑफ थीटा। बात समझ में आ रही ना? तो इसका क्या मतलब हुआ? जो बी एन है बेटा, बी एन क्या है? बी एन है ना ए वाई, बी एन है ना ए वाई, बी एन क्या है? बी एन है ना ये, बी एन किसके बराबर है? ओ सी के बराबर। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं बेटा बी एन इज इक्वल टू ओ सी, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं बी एन इज इक्वल टू ओ सी। बी एन किसके बराबर है? ओ सी के बराबर। ओ सी किसके बराबर है? ए साइन थीटा। और ओ सी क्या है? ओ सी इज दिस ए वाई। सो ए वाई क्या है बेटा? ए वाई इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए साइन ऑफ थीटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बात समझ में आ रही है? सो दैट मीन्स वी हैव बीन एबल टू रिजॉल्व दिस वेक्टर ए along two components, along two mutually perpendicular components, one this ax and another this ay. And you can see that the component along the theta, जिस साइड में थीटा है वो क्या है बेटा? दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इंटू कॉस ऑफ थीटा। सो जिस साइड में थीटा है, जिस डायरेक्शन में के कॉरस्पॉन्डिंग थीटा है, उसमें कोसाइन थीटा आता है, और जो दूसरा वाला है उधर की साइड में साइन थीटा आता है। बात समझ में आ रही है बेटा? ठीक है, चलिए लेट अस सी। यहां पे ये वेक्टर ए है और यहां पे थीटा इधर है ना बेटा, थीटा इधर है ना, तो ए एक्स क्या होगा?
ये होगा बराबर a cos थीटा, यानी जिधर साइड में थीटा है उधर साइड में cos कंपोनेंट है वेक्टर का, और ये a y, ये क्या होगा, a y होगा, a y विल बी इक्वल टू a sin थीटा, यानी जिधर साइड में थीटा है उधर साइड में cos है, और जिधर साइड में जो दूसरा वाला साइड है उधर साइड में साइन है। बात समझ में आ रही ना? जरा आप बेटा ये वाला देख लीजिए, यहां पे cos कौन सा आएगा, साइन कौन सा आएगा, व्हाट विल बी द cos एंड व्हाट विल बी द साइन। सो देखिए बेटा, ये वेक्टर a है और थीटा इधर के साइड में है, तो ऊपर के साइड में क्या आएगा बेटा, ऊपर के साइड में आएगा a cos थीटा, इधर के साइड में आएगा a cos थीटा, क्योंकि जिधर के साइड में थीटा है उधर के साइड में cos कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर है, और जो दूसरा वाला साइड है इधर आएगा a sin थीटा। सो इन दिस वे you learned how to resolve a vector into two rectangular components। आप लोगों ने सीखा कि एक वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं, तो जिस साइड में थीटा होगा वो वाला कंपोनेंट कोसाइन थीटा, उसके साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगी कोसाइन थीटा, और जो दूसरा वाला कंपोनेंट होगा उसके साथ जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगी दैट विल बी साइन थीटा। अब यहां पे कुछ वेक्टर्स हैं, उनके कंपोनेंट्स हम लोगों को बताने हैं अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और ये वेक्टर ए जो है इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 10 यूनिट्स। इट इज गिवन दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए, यानी ये जो वेक्टर ए है इसका मैग्नीट्यूड कितना है बेटा, 10 यूनिट्स। तो हम लोगों को निकालने हैं इस वेक्टर ए के कंपोनेंट्स अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस। तो बेटा यहां पे थीटा ये है, तो थीटा दिया हुआ है 45, तो बेटा क्या होगा, ये कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस यानी एक्स कंपोनेंट क्या होगा, ए एक्स आपको पता है दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो यहां पे बेटा क्या है, ए एक्स किसके बराबर होगा, ए एक्स विल बी इक्वल टू दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस ऑफ 45। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 10 और कॉस ऑफ 45 आपको पता है किसके बराबर होता है बेटा, 1/√2 के बराबर। सो दैट मींस एक्स कंपोनेंट आएगा 10/√2। इसी तरह बेटा आप y कंपोनेंट इसका निकाल सकते हैं। सो y कंपोनेंट किसके बराबर होगा बेटा, ए वाई, दैट विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू साइन ऑफ थीटा। मैग्नीट्यूड ऑफ a आपको पता है ये 10 दिया हुआ है, और साइन ऑफ 45, so that will be again 10/√2. So the component of this vector along this ax is x component, ax that is 10/√2, और इसका क्या कंपोनेंट है, so it will be ay equal to 10/√2। ये इन कंपोनेंट्स के मैग्नीट्यूड से बेटा ये बात याद रखनी है, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट। अगर मुझे ये वेक्टर अलोंग दिस लिखना है तो मैं इसको i से मल्टीपल करूंगा, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस इज i, और यहां पे मैं j से लिखूंगा। सो अब ये बन गया वेक्टर अलोंग दिस वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। अब मैं इनका वेक्टर सम ले सकता हूं, ठीक है ना बेटा। इसी तरह दूसरी एग्जांपल, यहां पे जो थीटा है बेटा दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा हियर इज इक्वल टू 60 डिग्री। नाउ यू ट्राई टू डू दिस। सो ax, this is ax and this is ay। ax किसके बराबर होगा बेटा, this is magnitude of vector a into cos of theta। so magnitude again it is 10 units दिया हुआ है, cos of 60, तो cos of 60 कितना होता है, that is 10 into 1/2, that is 5 units। इसी तरह what is the component along y-axis, so that is ay, isn't it? So it is ay, so ay that is equal to magnitude of vector a into sine of theta। so that means 10 sine, तो यहां पे 60 डिग्री है थीटा, so that is 10, और sin 60 का वैल्यू कितना होता है बेटा, √3/2, so it is 5√3। सो जो ax है बेटा, ax है 5 यूनिट्स, और ay कितना है बेटा, दैट इज 5√3। बात समझ में आ रही ना, ठीक है।
तो अब ये वाला वेक्टर, आप ये वाला वेक्टर देख लीजिए बेटा, यहां पे वेक्टर ए है और जो पूरा वेक्टर है दिस इज अलोंग y एक्सिस, पूरा जो वेक्टर है दिस इज अलोंग y एक्सिस। तो थीटा कितना है बेटा? थीटा 90 डिग्री है। जरा निकाल दीजिए ax, सो आएगा वेक्टर a cos ऑफ 90 डिग्री, क्योंकि यहां पे थीटा 90 डिग्री है। cos 90 आपको पता है दैट इज इक्वल टू 0, cos 90 इक्वल टू 0। सो you can see that the whole vector is along y-axis, no component of the vector is along x-axis, so the component of the vector along x-axis is 0। बात समझ में आ रही ना? And the whole vector is along y-axis, so I can see ay equal to, ay will be equal to, that will be equal to a magnitude of a sin of 90, sin of 90 is equal to 1, so ay equal to magnitude of a, यानी जो y कंपोनेंट है वेक्टर का वो पूरा का पूरा वेक्टर ही उधर ही है। बात समझ में आ रही ना? ठीक है। वन मोर एग्जांपल, a fielder throws a ball at an angle of 30 degree with the horizontal with a velocity of 100 meter per second, यहां पे मीटर पर सेकंड है, वेलोसिटी के यूनिट्स मीटर पर सेकंड है। व्हाट आर द रिजल्टेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ द वेलोसिटी? क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, एक फील्डर एक बॉल को थ्रो करता है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, यानी यहां पे फील्डर है बेटा, यहां पे फील्डर है, ये इस बॉल को थ्रो करता है, एंगल 30 डिग्री बनाता है, और जो किस वेलोसिटी से इसको फेंकता है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इज the magnitude of the velocity is 100 meter per second. So the magnitude of the velocity is 100 meter per second. Question क्या दिया हुआ है? What are the horizontal and vertical components of velocity? हम लोगों को horizontal component velocity का निकालना है और vertical component का velocity का निकालना है। तो ये है बेटा velocity. This is velocity vector. Horizontal component ये होगा, इसको मैं vx से रिप्रेजेंट करूंगा, और vertical component ये होगा, इसको मैं vy से रिप्रेजेंट करूंगा। तो तरीका इसका क्या है बेटा? तरीका ये है कि जो जिस साइड में थीटा है, जिस कंपोनेंट के साइड में थीटा है, उस कंपोनेंट के साइड में क्या आता है? cos of theta. So that means vx क्या होगा? That will be equal to v cos of theta. So v क्या है बेटा? v is 100 and cos of theta is 30 degree. बात समझ में आ रही ना? So this is 100 और cos of 30 कितना होता है बेटा? रूट 3/2 के बराबर। So it is 100 रूट 3/2, so it is 50 रूट 3। इसके यूनिट्स क्या आएंगे? वेलोसिटी के ही यूनिट्स आएंगे, मीटर पर सेकंड। दिस इज द कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस? सो कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, सो वी वाई दैट इज इक्वल टू वी साइन थीटा, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट जो होता है वो होता है साइन कंपोनेंट। सो इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, सो कॉस ऑफ not cos but it is sine of, यहां पे sin आएगा, here we will have sine, so sine of 30 degree, so it is 100 into 1/2, that is 50 meter per second। बात समझ में आ रही ना? तो दैट मीन्स ये हम लोगों को दो कंपोनेंट्स मिल गए वेलोसिटी के, ये दिस इज द कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, दिस इज द कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस। बात समझ में आ रही ना? ये इन कंपोनेंट्स का मैग्नीट्यूड है। अगर मुझे ये पूरा वेक्टर लिखना है तो मैं इसको i से मल्टीपल करूंगा, और अगर मुझे इसको तो मैं इसको j से मल्टीपल करूंगा, बिकॉज दिस इज अलोंग वाई एक्सिस, दिस इज अलोंग एक्स एक्सिस। अगर मैं इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट लूंगा तो मुझे मिलेगा वेक्टर v, दैट मींस 100। बात समझ में आ रही ना बेटा? One more important thing that you need to remember is that it is not always important that you resolve vectors into two rectangular components and of the Cartesian coordinate system. यानी ये जरूरी नहीं है कि हम वेक्टर किसी वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे दो कंपोनेंट्स में, एक अलोंग एक्स एक्सिस होना ही चाहिए और दूसरा अलोंग वाई एक्सिस होना ही चाहिए। इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। आप किसी भी एक वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं, उन कंपोनेंट्स की डायरेक्शन कहीं पे भी हो सकती है। सपोज मैं यहां पे वेक्टर ए लेता हूं, इसको मैंने
एक कंपोनेंट इधर लिया और दूसरा कंपोनेंट इधर लिया, ये दो कंपोनेंट्स, ये कंपोनेंट सपोज A1, ये कंपोनेंट A2, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, लेकिन A1 इज नॉट अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, A2 इज नॉट अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो बेटा ये जरूरी नहीं है कि कोई वेक्टर अगर हम कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे वो कंपोनेंट्स अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस और z एक्सिस ऑफ द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ही होंगे। इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। चलिए ठीक है, ऐसी ही एक एग्जांपल बेटा यहां पे हम करते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, जो आपको आगे बहुत काम आएगी। देखिए बेटा, यहां पे एक इंक्लाइन सरफेस है, एक वेज रखा हुआ है जो एक इंक्लाइन सरफेस बनाता है। ये एंगल बनाता है, सपोज ये एंगल यहां पे थीटा है, यानी ये हॉरिजॉन्टल के साथ ऐसे 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 उठाया हुआ है, तो यहां पे एंगल थीटा बनाता है। यहां पे एक बॉडी रखी हुई है, इस बॉडी का वेट जो है वो है 10 न्यूटन्स, यानी मैग्नीट्यूड उसका 10 न्यूटन्स है। हमें क्या करना है बेटा, इस वेट को दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में हम लोगों को रिजॉल्व करना है। तो बेटा वेट की डायरेक्शन क्या होगी, ये वेट क्योंकि जो एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है, मास स्केलर क्वांटिटी है, वे यहां पे वेट दिया हुआ है, वेट वेक्टर क्वांटिटी है, वेट की डायरेक्शन हमेशा कहां किधर के साइड में होती है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। सो दैट मीन्स जो वेट है उसकी डायरेक्शन ये होगी, दिस विल बी लाइक दिस, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द वेट। चलिए बेटा अब हम इसको रिजॉल्व करते हैं कंपोनेंट्स में। तो कैसे कर सकते हैं इसको रिजॉल्व कंपोनेंट्स में? देखिए बेटा, ये वेट है, हमने इसको दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है। एक कंपोनेंट होगा अलोंग द सरफेस ऑफ द इंक्लाइन, यानी एक कंपोनेंट इस वेट का ये होगा लाइक दिस विल बी अलोंग द सरफेस ऑफ द इंक्लाइन। चलिए मैं इसको लिखूंगा WA से, A इज अलोंग द इंक्लाइन। जो दूसरा कंपोनेंट होगा बेटा, दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, दैट विल बी दिस कंपोनेंट, इट विल बी परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। देखिए बेटा, वेट ये है और हमने इसको दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है। ये दो कंपोनेंट्स एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। एक कंपोनेंट दैट विल बी अलोंग द इंक्लाइन एंड अनदर कंपोनेंट दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। बात समझ में आ रही ना? अब हमें देखना है थीटा किधर के साइड में, जिधर के साइड में थीटा होगा उधर के साइड में ही इस वेट का कॉस कंपोनेंट होगा, और जो दूसरा वाला कंपोनेंट होगा उधर के साइड में साइन होगा। बात समझ में आ रही ना? अगर ये एंगल थीटा है, अगर क्या ये एंगल थीटा है, सपोज ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये थीटा है, ये 90 है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल कितना होता है 180। तो दैट मींस अगर हम ये ट्रायंगल लेते हैं बेटा, ये वाली ट्रायंगल, इसमें 90 डिग्री ये है, ये एंगल थीटा है, तो ये कितना होगा, दिस विल बी 90 माइनस थीटा। ये जो एंगल होगा बेटा ये होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि टोटल सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180, उसमें से 90 ये है, इन दो का सम 90 होगा, अगर ये थीटा है दिस विल बी 90 माइनस थीटा। बात समझ में आ रही ना? ठीक है बेटा, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला देखिए, अगर ये 90 माइनस थीटा है, ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर है ना। हमने इस वेक्टर को दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया। एक कंपोनेंट ये है, दूसरा कंपोनेंट ये है, तो ये और ये परपेंडिकुलर है। तो टोटल कितना है बेटा, ये टोटल 90 डिग्री है। तो अगर टोटल 90 डिग्री है, अगर ये 90 माइनस थीटा है, तो ये होगा ना थीटा, तब जाके इन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री आएगा। ये बहुत सीखने की चीज है। देखिए ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 डिग्री है, इसका मतलब ये एंगल 90 माइनस थीटा है, लेकिन ये जो पूरा एंगल है दिस इज 90 डिग्री। 90 में से ये 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना होगा, थीटा होगा। बात समझ में आ रही है? अब बेटा थीटा किधर के साइड में आ गया, थीटा इधर के साइड में आ गया। देखिए बेटा ये वेक्टर है और थीटा इसका इधर के साइड में आ गया, थीटा इसका इधर के साइड में आ गया। तो जो इधर के साइड में कौन सा कंपोनेंट आएगा, कॉस थीटा। तो जो WP होगा बेटा, WP यानी परपेंडिकुलर कंपोनेंट, वो किसके बराबर होगा, वो होगा W cos ऑफ थीटा। बात समझ में आ रही ना? बात समझ में आ रही ना? और ये वाला कंपोनेंट, एक जिधर के साइड में थीटा होता है उधर कॉस आता है, और जो ये वाला कंपोनेंट है WA, दैट विल बी इक्वल टू W sin ऑफ थीटा।
बात समझ में आ रही ना? सो द कंपोनेंट दैट इज परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन सरफेस, यहां पे अभी उधर के साइड में थीटा है तो उधर के साइड में होगा W cos ऑफ थीटा। सो इधर के साइड में, तो दैट मीन जो ये WA होगा ये किसके बराबर होगा? W sin थीटा के बराबर। और ये जो WP है किसके बराबर होगा? W cos ऑफ थीटा के बराबर। बात समझ में आ रही है कि बेटा कि नहीं आ रही है? चलिए अब हम एक एग्जांपल देते हैं। तो यहां पे वेट दिया हुआ है 10 न्यूटन। वेट यहां का जो मैग्नीट्यूड यहां पे है दैट इज 10 न्यूटन। सपोज अगर थीटा यहां पे दिया हुआ होगा 60 डिग्री। बात समझ में आ रही ना? तो व्हाट विल बी द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द वेट? व्हाट विल बी द परपेंडिकुलर कंपोनेंट? यानी ये वाला कंपोनेंट क्या होगा बेटा? ये वाला कंपोनेंट होगा बेटा, ये वाला कंपोनेंट होगा WP होगा बराबर, यानी WP में रेड से लिखूंगा, WP होगा बराबर WP, that will be W cos of theta. W is 10, it will be cos of 60 degree. So 10 into 1 by 2, that will be equal to 5 newtons. 5 newtons. So that means इधर के साइड में जो कंपोनेंट वेट का होगा that will be 5 newtons. बात समझ में आ रही ना? और इधर के साइड में what will be the weight of the what will be the component of the weight? So that will be WA, that will be along the inclined surface, that is 10, that is into that is sine of 60 degree, sine of 60 degree. So that will be 10, that will be root 3 by 2, so it will be equal to 5 root 3. बात समझ में आ रही है ना? So newtons. So यहां पे आप लोगों ने देखा बेटा, एक वेक्टर को हम लोगों ने दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया। एक वेक्टर परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन सरफेस है, एक दूसरा जो कंपोनेंट है दैट इज पैरेलल टू द इंक्लाइन सरफेस, बट नन ऑफ द टू वेक्टर्स इज अलोंग एनी एक्सिस ऑफ द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। बात समझ में आ रही ना? ठीक है। यूनिट वेक्टर्स अलोंग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, ये मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है, चूंकि अब यहां पे बहुत यूज होता है इसीलिए थोड़ा सा मैं इसको रिपीट करूंगा, थोड़ा सा जल्दी से मैं रिपीट करूंगा। ये एक्स एक्सिस है, अगर एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम लेते हैं, ये एक्स एक्सिस है, सपोज ये वाई एक्सिस है, आपकी मर्जी है, आप इसको वाई ले सकते हैं, इसको एक्स ले सकते हैं, और जो इनके परपेंडिकुलर एक्सिस है ये जी एक्सिस है, ऐसे ये एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। यानी ये अगर एक्सिस, दिस फिंगर शोज एक्स एक्सिस, दिस शोज वाई एक्सिस एंड दिस वन शोज जी एक्सिस, ये परपेंडिकुलर है। ये मैं 2 डायमेंशनल सरफेस में ये वाली एक्सिस बना रहा हूं, एक्चुअली ये परपेंडिकुलर, ये वाली एक्सिस इसके भी परपेंडिकुलर है, इसके भी परपेंडिकुलर है। ये जो एक्स एक्सिस है इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आई एक यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 है, लेकिन यह हमें बताता है कि जो वेक्टर है दिस इज अलोंग एक्स एक्सिस। इसी तरह द यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस इज जे कैप, दिस इज द यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। इसी तरह द यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस इज के कैप। बात समझ में आ रही ना? देखिए बेटा, अगर एक वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस और इसका मैग्नीट्यूड है 3 यूनिट्स इसका मैग्नीट्यूड है, 3 यूनिट्स। तो मुझे लिखना है दैट द वेक्टर इज अलोंग एक्स एक्सिस, इट हैज मैग्नीट्यूड 3 यूनिट्स, तो मैं लिखूंगा 3i। देखिए बेटा, i से तो इसके i को मल्टीपल करने से तो इसके मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यह हमें बताता है कि जो दिस इज 3 यूनिट्स अलोंग एक्स एक्सिस। इसी तरह अगर एक वेक्टर है दैट इज अलोंग वाई एक्सिस, उसके यूनिट वो 4 यूनिट्स हैं, तो मैं लिख सकता हूं 4j, दिस इज 4 यूनिट्स अलोंग वाई एक्सिस। इसी तरह एक वेक्टर दिस इज 5 यूनिट्स अलोंग के एक्सिस, दैट मींस इधर की साइड में 5 यूनिट्स। यूनिट आप कोई ले सकते हैं 1, ये एक यूनिट है तो 3 यूनिट्स आ गए, ये ऐसे हम इधर से 4 आएंगे, इधर से 5 आएंगे। बात समझ में आ रही है ना? दैट मींस किसी भी वेक्टर को अलोंग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्सिस ऑफ द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम रिजॉल्व कर सकते हैं, तो उस टाइम काम आते हैं हमें यही यूनिट वेक्टर्स अलोंग द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। एग्जांपल एक दी हुई है, वेक्टर ए हैज अ मैग्नीट्यूड 3 यूनिट्स अलोंग एक्स एक्सिस, 3 यूनिट्स अलोंग एक्स एक्सिस, 4 यूनिट्स अलोंग वाई एक्सिस एंड 5 यूनिट्स अलोंग। हम लोगों को इस वेक्टर को लिखना है। देखिए बेटा,
एक वेक्टर है, इसके 3 कंपोनेंट्स हैं अलोंग एक्स एक्स, सो दैट मींस अलोंग एक्स एक्सिस में लिखूंगा, ये मैं लिखूंगा 3i, सिंपली प्लस प्लस करना है, प्लस हाउ मेनी यूनिट्स अलोंग वाई एक्सिस 4j प्लस 5k, this represents a vector, this represents a vector, suppose this is vector a, this shows that the vector a has 3 units along x axis, 4 units along y axis and 5 units along z axis. बात समझ में आ रही ना? अब इस चीज को थोड़ा सा रिवाइज करने के लिए मैंने कुछ चीजें आप लोगों से पूछी है। ये एक वेक्टर a है, ये एंगल थीटा बनाता है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। हम लोगों को बताना है पहला वाला पॉइंट ax, लेकिन ये मैग्नीट्यूड है, दिस इज द मैग्नीट्यूड ax, ये बोल्ड नहीं है, इस पे एरो नहीं है, तो ये मैग्नीट्यूड है। सो दैट मींस कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर अलोंग x एक्सिस, उसका मैग्नीट्यूड ax। आपको पता है बेटा, जिस डायरेक्शन में थीटा होता है उस डायरेक्शन में कॉस कंपोनेंट होता है, सो दैट मींस इट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a कॉस ऑफ थीटा। थीटा यहां पे है ना, थीटा। इसी तरह ay क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर a इंटू साइन ऑफ थीटा। बात समझ में आ रही है? ये यहां पे है ax वेक्टर, यानी ये अभी तक यहां पे मैग्नीट्यूड था, अब हम इसको हमें बताना है this ax vector, that means the component of the vector component along x axis, vector component, so that means what is the unit vector along x axis, that is I। मैं मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करूंगा यूनिट वेक्टर से, तो ये मुझे देगा वेक्टर अलोंग x एक्सिस। या मैं इसको लिख सकता हूं, अगर ओके इसको मैं ऐसे ही लिखूंगा, व्हाट इज द वेक्टर अलोंग y एक्सिस, सो दैट इज j ay। ये वेक्टर है ना, जब यहां पे वेक्टर है तो ये भी हमें वेक्टर लिखना पड़ेगा, सो दैट मींस इसको मैं यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक, एक वेक्टर को कैसे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में हम रिजॉल्व करेंगे, एक प्लेन में, या रिप्रेजेंट करेंगे एक प्लेन में। एक प्लेन में तो दो ही वेक्टर्स आ सकते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस जेड एक्सिस, यानी तीनों में से जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, प्लेन में तो ये या एक्स वाई आएंगे, या वाई जेड आएंगे, या एक्स एंड जेड आएंगे। बात समझ में आ रही ना? चलिए यहां पे एक प्लेन है, इसमें ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसमें जेड एक्सिस गायब है। प्लेन में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के दो ही एक्सिस आ सकती है, स्पेस में तो तीनों एक्सिस आएंगी। सो ये एक प्लेन है तो इसमें दो ही एक्सिस आएंगी। हम एक वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक प्लेन में? सो दिस इज, या इस साइड में थीटा होगा, सो दिस इज ए एक्स, ये वाला साइड क्या होगा, ए वाई। और आपको पता है बेटा, जो ए एक्स है, ए एक्स किसके बराबर होगा, ए एक्स विल बी इक्वल टू magnitude of vector a into cos of theta. What will be ay? Magnitude of ay. So it will be magnitude of vector a into sine of theta. बात समझ में आ रही ना? सो वेक्टर ए को कैसे लिख सकते हैं? सो ये लेकिन ये सिर्फ अभी मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है। जरा अगर आपको इसको ए एक्स को लिखना होगा, कैसे बेटा, इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखना होगा, यानी ए एक्स वेक्टर लिखना होगा, तो ये क्या आएगा, आई ए एक्स। क्योंकि ये जो ए एक्स है, दिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, और इसी तरह ए वाई that will be equal to j a y। बात समझ में आ रही है ना? I and j are the components of the vector or the unit vectors along x axis and y axis। so मैं इसको लिख सकता हूं I a x plus j a y। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? यानी वेक्टर a is equal to I a x या into j a y। तो जो वेक्टर a है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, I ए एक्स के बदले में क्या लिख सकता हूं, आई ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस ऑफ थीटा, प्लस जे वाई के बदले में क्या लिख सकता हूं, जे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू साइन ऑफ थीटा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सो दिस इज हाउ ए वेक्टर ए इज represented in terms of the rectangular components।
तो बेटा आप लोगों ने देखा कि जो ये वेक्टर ए है, इसका कंपोनेंट अलोंग दिस साइड इज ax एंड दिस साइड इज ay। ये वाला अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा, ये वाला कंपोनेंट, तो मुझे लिखना है iax यूनिट वेक्टर, और इसको मुझे लिखना है jay। इसका यह मतलब है कि मैं इस वेक्टर को और इस वेक्टर को ऐड कर सकता हूं, इनका वेक्टर सम ले सकता हूं, तो मुझे मिलेगा ये वेक्टर ए। सो दैट मींस मैं ये वेक्टर ए को लिख सकता हूं, वेक्टर ए को मैं लिख सकता हूं iax प्लस jay, या वेक्टर ए को मैं लिख सकता हूं iax इज दिस ax वेक्टर प्लस ay vector. Is that fine? So that means I can write this vector a as this ax vector and ay vector. चलिए अब हम मैग्नीट्यूड देखते हैं। अभी हम सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, इसका भी मैग्नीट्यूड लेते हैं, इसका भी ये तो मैग्नीट्यूड है ही, और ये अगर ay है, दिस इज ऑल्सो ay। देखिए बेटा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये इसका थीटा है, तो ये परपेंडिकुलर है, और ये बेस है, और ये हाइपोटेन्यूज है। बात समझ में आ रही ना? तो आप इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर दैट इज मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू दिस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, या ए एक्स स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। सो दैट मींस जो ये मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए है, यानी इसका मैग्नीट्यूड है, इसको मैं लिख सकता हूं ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। सो दिस इज द वे यू गेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। बात समझ में आ रही है ना? और लिखने का तरीका यह है वेक्टर ए इज इक्वल टू ax प्लस वेक्टर ay। अब अगर हम इसी चीज को, हम इसी कॉन्सेप्ट को, हम इसको जनरलाइज करेंगे स्पेस के लिए, ये तो एक प्लेन में हम लोगों ने किया, अब हम इसी को जनरलाइज करेंगे एक स्पेस के लिए, तो हम बेटा वहां पे क्या लिख सकते हैं? तो दैट मींस वहां पे एक्स एक्सिस भी होगी, वहां पे वाई एक्सिस भी होगी, और इनके परपेंडिकुलर वहां पे जेड एक्सिस भी होगी। सो दैट मींस जो वेक्टर ए है, इसको मैं लिख सकता हूं स्पेस के लिए iax प्लस jay प्लस kaz। दिस इज हाउ वेक्टर ए इज रिटन इन स्पेस। वेक्टर ए इज रिटन इन स्पेस। टू डायमेंशनल सरफेस में, प्लेन में आपने ए का मैग्नीट्यूड निकालो, तो बेटा क्या आ गया था? वो आया ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। अगर हम इसी चीज को जनरलाइज करेंगे थ्री डायमेंशनल स्पेस के लिए, तो बेटा वहां पे क्या लिखेंगे? वहां पे क्या करेंगे हम? अगर हम इसी चीज को जनरलाइज करेंगे थ्री डायमेंशनल स्पेस के लिए, वहां पे मैं लिखूंगा ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az square. So this is the magnitude of the vector. This is the magnitude of the vector in any vector which is in space. And this is how the vector is represented. iax plus jay plus kaz. ax, ay and az, they are the components of the vector along x-axis, along y-axis and along z-axis. तो यहां पे मैग्नीट्यूड पूछा है वेक्टर ए का इन प्लेन, तो वो मैंने क्या निकाला? वो मैंने लास्ट स्लाइड में ही निकाला बेटा, दैट वाज इक्वल टू, तो यहां पे क्या पूछा है? मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए इन प्लेन, ये प्लेन में है, सो ये मैंने लास्ट वाली स्लाइड में ही निकाला, क्या है? ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। अगर यही वेक्टर स्पेस में होगा तो यहां पे प्लस az स्क्वायर होगा, लेकिन यहां पे ये प्लेन में है। टेंजेंट ऑफ थीटा दैट इज डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। तो अगर ये थीटा है बेटा, ये ax है, दिस इज ax एंड दिस इज ay, टेंजेंट ऑफ थीटा किसके बराबर आएगा? सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है। ये परपेंडिकुलर है, बेस है, दैट इज
y component divided by the x component, ay divided by ax. Find the magnitude and the angle with plus x-axis of the following vectors. ये दो वेक्टर्स, यहां पे एक वेक्टर है, यहां पे एक वेक्टर है, हमें इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है और ये कितना एंगल बनाता है विद प्लस एक्स एक्सिस. तो यहां पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे. तो ये 0, ये प्लस एक्स है, ये माइनस एक्स है, ये प्लस वाई है और ये माइनस वाई है. ये वेक्टर क्या है? प्लस 6i प्लस 8j. दैट मीन्स 6 यूनिट्स अलोंग एक्स एक्सिस एंड 8 यूनिट्स अलोंग वाई एक्सिस. सो दैट मीन्स ये वेक्टर बेटा ऐसे आएगा. दिस विल बी द वेक्टर. This will be the vector A. This vector A is 6 units along x-axis and 6 units along x-axis, 8 units along y-axis. बात समझ में आ रही ना? Let us find the magnitude of the vector. Magnitude vector का क्या होता है बेटा? आपको पता है magnitude of the vector is ax square plus ay square. तो ax यहां पे क्या है? ax यहां पे 6 है. That means it is 6 square plus 8 square. तो आप उसके बाद इसको कर सकते हो. That is 36, that is 64, that is equal to 100. So it is equal to 10. So जो ये वेक्टर A दिया हुआ है इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा बेटा? It will be 10 units. It will be 10 units. It will be 10 units. बात समझ में आ रही ना? और हमें बताना है कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाता है. तो ये एंगल बनाता है ना बेटा. तो कैसे निकालेंगे ये एंगल? ये इसका ay हो गया, ये इसका ay हो गया और ये इसका ax हो गया. बात समझ में आ रही ना? आपको बेटा पता है टेंजेंट ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू ay डिवाइडेड बाय ax. ay इज व्हाट इज ay क्या है बेटा? ay 3 है, क्योंकि इसको हमने लिखा है ना axi प्लस ay तो ay क्या है बेटा? 8 है. सो दैट इज 8 डिवाइडेड बाय 6, दैट इज 4 डिवाइडेड बाय 3. तो टेंजेंट ऑफ थीटा का वैल्यू बेटा कितना आ गया? 4 डिवाइडेड बाय 3. सो दैट मीन्स हम एक ट्रायंगल बनाएंगे. ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया है, अगर आपका ध्यान होगा. टेंजेंट ऑफ थीटा यानी थीटा यहां पे ये है, टेंजेंट होता है बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट मींस 4 डिवाइडेड बाय 3. तो ये कौन सी वाली ट्रायंगल है जिसको मैंने बोला था पाइथागोरियन ट्रिपलेट. यानी ये साइड 3 है, ये साइड 4 है, तो ये साइड 5 होगा. आप पाइथागोरियन थ्योरम यूज कर सकते हैं. तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 5 स्क्वायर. सो ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा. तो थीटा यहां पे क्या आता है बेटा? थीटा आता है बेटा यहां पे 53 डिग्री. क्योंकि जब टेंजेंट का वैल्यू 53 होता है तभी टेंजेंट ऑफ थीटा होता है 53. ये एक फेमस ट्रायंगल है जिसमें यहां पे जो एंगल आता है दैट इज 53 डिग्री. बात समझ में आ रही है? सो दैट मींस हम इसकी डायरेक्शन क्या बताएंगे? द वेक्टर A has magnitude of 10 units and it makes an angle of 53 degree with the positive plus x axis. चलिए अब बेटा ये वाला देखते हैं जरा. बेटा यहां पे वेक्टर ये है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर होगा ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, यही होगा. सो दैट विल बी इक्वल टू ax क्या है बेटा? ax है 2 -2. सो -2 स्क्वायर, ax के बदले मैंने -2 रखा, प्लस ay के बदले में लिखूंगा -2. सो मैग्नीट्यूड ऑफ a दैट विल बी इक्वल टू 4 प्लस 4. सो इट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 8, और 8 आपको पता है इसको मैं लिख सकता हूं 2√2. 8 को मैं लिख सकता हूं 2√2. सो दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर हियर इज 2√2 यूनिट्स. ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर. जरा अब बताइए कि ये जो वेक्टर है कितना एंगल बनाता है अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. जरा हम देखेंगे बेटा पहले इस वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी. लेट अस सी द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर. सो ये प्लस एक्स एक्सिस है, ये माइनस एक्स एक्सिस है, ये प्लस वाई एक्सिस है, ये माइनस वाई एक्सिस. जरा हम देखेंगे वेक्टर किधर के डायरेक्शन में होगा. ये -2 अलोंग -2i, दैट मीन्स
ये 2 यूनिट्स हैं अलोंग माइनस एक्स एक्सिस, यहां पे माइनस है ना बेटा, सो दैट मींस ये इधर, तो एक्स कंपोनेंट इधर आएगा। बात समझ में? तो वाई कंपोनेंट कितना है? 2 यूनिट्स अलोंग माइनस जे, यानी यहां पे माइनस साइन है ना, तो जे नीचे की तरह, दैट मींस इधर की साइड में। बात समझ में? तो रिजल्टेंट क्या आएगा बेटा? रिजल्टेंट बेटा इधर की साइड में आएगा अकॉर्डिंग टू द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो रिजल्टेंट इनका ये आएगा। सो दैट मींस द रिजल्टेंट वेक्टर विल बी अलोंग दिस। इसको बेटा अच्छे से समझ लो, -2i का मतलब है 2 यूनिट्स अलोंग माइनस एक्स एक्सिस, क्योंकि i दिखाता है एक्स एक्सिस, एंड -2j मींस 2 यूनिट्स अलोंग माइनस जे एक्सिस। अब आप देखिए इधर 2 इधर 2, तो रिजल्टेंट तो इधर की साइड में आएगा ना बेटा, तो सो दिस विल बी द रिजल्टेंट। तो अब बेटा हम लोगों को एंगल निकालना है। एंगल कितना होगा? एंगल होगा बेटा बराबर टेंजेंट ऑफ थीटा किसके बराबर होता है? ए वाई डिवाइडेड बाई ए एक्स के बराबर। सो ए वाई क्या है बेटा? ए वाई इज 2 -2, और ए एक्स क्या है? वो भी -2 है, तो इसका मतलब 1 है। सो दैट मींस टेंजेंट ऑफ थीटा कब 1 होता है? व्हेन इज टेंजेंट थीटा इक्वल टू 1? व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। बात समझ में आ रही है ना? तो ये क्या एंगल आ गया बेटा? ये ए वाई है, सो दिस इज ए वाई हियर, दिस इज ए एक्स हियर, सो दिस इज ए एक्स हियर। तो बेटा ये वाला एंगल आ गया, ये वाला एंगल आ गया 45 डिग्री। बात समझ में आ रही ना? क्योंकि ये हमें जो एंगल हम लोगों को मिलता है दैट इज विद दिस, तो ये एंगल आ गया 45 डिग्री। मगर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया, आप आराम से निकाल सकते हैं। देखिए बेटा, ये ए वाई है और ये ए एक्स है, सो दैट मीन्स यहां पे ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो टेंजेंट ऑफ परपेंडिकुलर बाय बेस आ गया ना, टेंजेंट ऑफ 45, तो ये एंगल आ गया 45। लेकिन क्वेश्चन में क्या बताया है? क्वेश्चन में से पूछा गया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगल विद द प्लस एक्स एक्सिस, तो दैट मींस ये एंगल जो बनाता है ये माइनस एक्स एक्सिस के साथ बनाता है, तो प्लस एक्स एक्सिस के साथ कितना होगा? 180, तो ऐड करना पड़ेगा 180 प्लस 45, सो द टोटल एंगल विल बी 180 plus 45 degree, so that will be equal to 5, so 5, so it will be 225 degree, 225 degree will be the answer. So my dear students, I taught you how to represent a vector in space. So that is a vector A, that is IAX plus JAY plus KAZ. ये तो आप लोगों ने अच्छे से सीखा, और इसका मैग्नीट्यूड भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया कैसे निकालते हैं। अब ये बेटा एक वेक्टर है, ये 3 डायमेंशनल स्पेस में है, दैट मींस इसका x कंपोनेंट भी है, इसका y कंपोनेंट भी है, इसका z कंपोनेंट भी है, और हमसे पूछा गया है कि इसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए। तो मैग्नीट्यूड बेटा किसके बराबर होता है? जो यहां पे दिया हुआ है, दैट इज ax²। सो व्हाट इज द कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस? तो यहां पे ये 1 है, यहां पे 1 है, और यहां पे 2 है, दैट मींस ax का वैल्यू बेटा क्या है यहां पे? ax इज इक्वल टू 1, ay इज इक्वल टू ay हियर आल्सो इज इक्वल टू 1, तो az किसके बराबर होगा? -2 के बराबर, az -2 के बराबर होगा। सो दैट मींस इट विल बी 1² प्लस 1² प्लस 2 प्लस -2², क्योंकि यहां पे फॉर्मूला का प्लस है और az का वैल्यू क्या है? माइनस, सो इट विल बी इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 4, so it will be under root of 6. So the magnitude of the vector A here is under root of 6. Another question, यहां पे हम लोगों को निकालना है magnitude of 2 times vector A minus 3 times vector B. तो वेक्टर ए दिया हुआ है और वेक्टर बी भी दिया हुआ है, तो 2 टाइम्स वेक्टर ए क्या होगा बेटा? व्हाट विल बी 2 टाइम्स वेक्टर ए? वेक्टर ए ये है, तो 2 टाइम्स वेक्टर ए होगा ट्वाइस आई प्लस ट्वाइस जे माइनस 4k, दिस विल बी 2 टाइम्स वेक्टर ए। व्हाट विल बी दिस? और हमें 2 टाइम्स वेक्टर ए माइनस करना है 3 टाइम्स वेक्टर बी, तो 3 टाइम्स वेक्टर बी क्या होगा? Vector 3 times vector b, so that will be 6i minus 3j plus 3k। तो ये 2 वेक्टर्स आ गए, इनको हमको सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमें निकालना है 2a minus 3b, तो हमें निकालना है 2a, तो ये है 2i
plus 2j minus 4k minus 3b, that is 6i minus 3j plus 3k. तो ये किसके बराबर होगा बेटा? दिस इज 2i plus 2j minus 4k minus 6i plus minus minus is plus 3j minus 3k. बात समझ में आ रही है ना? तो अब सिंपली इसको, this is 2i, this is plus 2i, this is minus 4i, so it will be minus 6i, so it will be equal to minus 4i plus 2i minus 6i, that is minus 4i. और इसी तरह plus 2j plus 3j, so it is plus 5j minus 4k minus 3k, it is minus 7k. So this will be this vector 2a minus 3b. तो फाइनली हम लोगों को जो वेक्टर मिल गया, ये वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है? 2a माइनस 3b. लेकिन हमसे क्या पूछा गया है? मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर. दैट मींस अगर मैग्नीट्यूड, सपोज मैं इस वेक्टर को a से रिप्रेजेंट करूंगा, वेक्टर नहीं, a तो ये है, तो मैं इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करूंगा, सपोज मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा c से, तो दिस इज वेक्टर c. तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा बेटा, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ c देन? सो मैग्नीट्यूड ऑफ c विल बी इक्वल टू, magnitude of c will be equal to under root of ax square. ax यहां पे क्या है? ax here is 4, ax here is 4, ax minus 4 rather, minus 4, ax here is minus 4, ay here is 5, and az here is equal to minus 7. तो क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ c? इट विल बी माइनस 4 स्क्वायर. फॉर्मूला है ना बेटा, क्या है बेटा फॉर्मूला? अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर. सो ए एक्स स्क्वायर इज माइनस 4 प्लस 5 स्क्वायर प्लस माइनस 7 स्क्वायर. सो इट विल बी इक्वल टू 16 प्लस 25 प्लस 49. बात समझ में आ रही ना? सो इट कम्स आउट टू बी अंडर रूट ऑफ 90. सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 90. सो नाउ यू आर एबल टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर. लेट अस नाउ मूव टुवर्ड्स फाइंडिंग द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर. हमें किसी भी डायरेक्शन में कोई वेक्टर जो होता है, उसके डायरेक्शन में हम लोगों को अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो क्या करेंगे? देखिए बेटा, आपको पता है अगर हमारे पास वेक्टर ए है, किसके बराबर होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय द यूनिट वेक्टर. ये आप लोगों ने बहुत बार किया अभी तक. वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर. तो यूनिट वेक्टर ए कैसे निकालेंगे हम? वेक्टर ए डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए निकालेंगे ना. यूनिट वेक्टर ए हम निकालेंगे वेक्टर ए डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए. सो दैट मींस वेक्टर तो दिया हुआ है, वेक्टर ए दिया हुआ है, हम लोगों को क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हम लोग को निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ द यूनिट, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर. सो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर विल बी, तो ये वेक्टर ए बेटा क्या है यहां पे? दिस इज 1i, यहां पे 1 है ना, प्लस 1j माइनस 2k. तो ax क्या है? ax यहां पे 1 है, ay क्या है? 1 है, और az क्या है? माइनस 2 है. सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इज ax स्क्वायर. आपको पता है ax स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर प्लस az स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर. सो दैट विल बी इक्वल टू under root of 1 plus 1 plus 4. So that will be equal to under root of 6. That will be equal to under root of 6. So what is the unit vector in the direction of this vector? So that a cap will be equal to vector, that means I plus j minus 2k
divided by the magnitude of A, that is under root 6, under root 6, under root. This is the unit vector in the direction of A. तो आप इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, that means 1 by under root 6i, इसको ऐसे लिखोगे तो काफी है, plus 1 by under root of 6j minus 2 by under root of 6 into k. So this is the unit vector. This is the unit vector in the direction of the this vector A. बात समझ में आ रही ना? ठीक है, ये हम लोगों ने बेटा पढ़ा, अगर हमारे पास कोई वेक्टर है, ये एक प्लेन में है, अगर ये एंगल थीटा बनाता है एक्स एक्सिस के साथ, तो आप इसका एक्स कंपोनेंट निकाल सकते हैं, वाई कंपोनेंट निकाल सकते हैं। अब हमारे पास एक वेक्टर है जो 3 डायमेंशनल सरफेस में है, तो ये वेक्टर ए है, अच्छे से गौर से देखो, ये वेक्टर ए है, ये एंगल अल्फा बनाता है एक्स एक्सिस के साथ, अल्फा बनाता है एक्स एक्सिस के साथ, बीटा बनाता है वाई एक्सिस के साथ, और गामा बनाता है जेड एक्सिस के साथ। ये वेक्टर है, ये गामा है, ये गामा, यानी वेक्टर ए बनाता है एंगल गामा जेड एक्सिस के साथ, वेक्टर ए बनाता है एंगल अल्फा एक्स एक्सिस के साथ, ये एंगल बीटा बनाता है वाई एक्सिस के साथ। बात समझ में आ रही ना? ये जो अल्फा, बीटा और गामा है, इनको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। ये अल्फा, बीटा, गामा, अगर हम इनका कॉस लेते हैं, कॉस ऑफ अल्फा, अगर इस अल्फा का कोसाइन लेते हैं यानी कॉस ऑफ अल्फा, इस बीटा का कोसाइन लेते हैं कॉस ऑफ बीटा, इस गामा का कोसाइन लेते हैं कॉस ऑफ गामा, ये जो एक कॉस अल्फा हम लोगों को मिलेगा, कॉस बीटा हम लोगों को मिलेगा, कॉस गामा हम लोगों को मिलेगा, इनको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर ए। यानी ये वेक्टर ए है, ये एंगल अल्फा बनाता है एक्स एक्सिस के साथ, एंगल बीटा बनाता है वाई एक्सिस के साथ, एंगल गामा बनाता है जेड एक्सिस के साथ। तो अगर हम इस अल्फा का कॉस ले तो कॉस अल्फा हो गया, कॉस बीटा, कॉस गामा, ये जो एक कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा है, इनको बोलते हैं बेटा, इनको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, उनको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। देखिए बेटा, मैं एक्स एक्सिस, ये सपोज ये एक्स एक्सिस है, तो ये कंपोनेंट ए एक्स है, ये कंपोनेंट ए एक्स है। बात समझ में आ रही ना? सो ये कंपोनेंट ए एक्स है और ये वेक्टर ए है और ये एंगल क्या है? अल्फा। जरा आप देखिए बेटा, इस वाली ट्रायंगल में जो ए एक्स है बेटा, ए एक्स बेस बाय वेक्टर ए, ये किसके बराबर होगा? ये कॉस ऑफ अल्फा के बराबर होगा ना? ये वाली राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें ये ए एक्स है, ये है वेक्टर ए, तो ए एक्स बाई ए किसके बराबर होगा? ये होगा कॉस ऑफ अल्फा के बराबर। वही मैंने यहां पे लिखा है बेटा, कॉस अल्फा किसके बराबर है? ए एक्स बाई ए। तो ए एक्स किसके बराबर होगा? ए कॉस अल्फा के बराबर। ए एक्स किसके बराबर होगा? ए कॉस अल्फा के बराबर। इसी तरह बेटा, इसी वाली आप देखिए, अब अगर सपोज ये बीटा है, ये बीटा है, तो ये कंपोनेंट क्या होगा बेटा? ये कंपोनेंट होगा, ये कंपोनेंट सपोज ये ए वाई है, ये ए वाई है, लेकिन अभी एंगल इसके साथ है ना बेटा, तो ए वाई बाई ए वाई बाई ए, अभी ये ए वाई बेस है और ए ये है, यानी बेस बाय हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होगा बेटा? कॉस ऑफ बीटा के बराबर। वही मैंने लिखा है बेटा, कॉस ऑफ बीटा किसके बराबर होगा? ए वाई बाई ए। तो ए वाई किसके बराबर होगा? ए कॉस बीटा के बराबर। इसी तरह हम जो z एक्सिस है उसके लिए लिख सकते हैं ए जेड डिवाइडेड बाई ए। सो ए जेड किसके बराबर होगा? ये कॉस ऑफ गामा के बराबर होगा। दैट मींस ए एक्स ए कॉस अल्फा के बराबर, ए वाई ए कॉस बीटा के बराबर, ए जेड ए कॉस गामा के बराबर। जो कॉस अल्फा है, जो कॉस बीटा है, जो कॉस गामा है, इनको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। इनको क्या बोलते हैं बेटा? इनको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। देखिए बेटा, आपको पता है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर है, वेक्टर ए है, इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। सो दैट मीन्स ए स्क्वायर किसके बराबर होगा? इट विल बी इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। वही मैंने बेटा यहां पे लिखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। सो
ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स बेटा क्या है, अभी हम लोगों ने क्या निकाला इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस, ए एक्स होता है बराबर ए कॉस अल्फा के बराबर, जो हमने अभी लिखा। ए वाई किसके बराबर होता है, ए कॉस बीटा के बराबर, और ए जेड किसके बराबर होता है, ए कॉस गामा के बराबर। सो ए एक्स स्क्वायर दिस इज ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, ए वाई स्क्वायर दिस इज ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा, और ए जेड स्क्वायर दैट मींस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा। सो ए स्क्वायर अगर मैं कॉमन निकालता हूं सब तीनों के, यहां से भी ए स्क्वायर, यहां से भी ए स्क्वायर, यहां से भी ए स्क्वायर, तो अंदर क्या रह गया इसमें, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। बात समझ में आ रही ना। तो अगर ये मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर में नीचे लाऊंगा तो ये दिस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर आएगा तो ये 1 हो जाएगा, इधर की साइड में डिनोमिनेटर में आएगा तो ये 1 हो जाएगा। तो ये कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा किसके बराबर होगा, ये 1 के बराबर होगा। तो हम लोगों ने ये एक आइडेंटिटी प्रूव की दैट इफ कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा दे आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर, sum of the squares of the direction cosines is equal to 1, it comes out to be equal to 1। आपको बेटा पता है जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर, कॉस स्क्वायर अल्फा किसके बराबर आता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। कॉस स्क्वायर बीटा किसके बराबर आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। कॉस स्क्वायर गामा किसके बराबर आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। बात समझ में आ रही है ना। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 तो ये हो गया 3। आप इसको अब थोड़ा सा अलजेब्रा करना है। दिस इज 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3। तो ये क्या बनेगा, 3 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 3 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा किसके बराबर है, 1 के बराबर। किसके बराबर है, 1 के बराबर। सो दैट मींस ये माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस इधर के साइड में आएंगे और ये 1 इधर के साइड में आएगा। सो ये आएगा 3 माइनस 1 किसके बराबर, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, साइन स्क्वायर गामा। तो ये आएगा 2 के बराबर। दैट मींस हम लोग ने प्रूव एक और आइडेंटिटी की, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। दैट इज इक्वल टू, अब क्वेश्चन है, ये एक वेक्टर है जिसको जो वेक्टर P है, हमें इसका मैग्नीट्यूड बताना है और इसके डायरेक्शन कोसाइंस बताने हैं। देखिए मैग्नीट्यूड बताना तो इसका आसान है, ये तो आप आराम से कर सकते हैं। सो दिस इज 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 9 प्लस 16 प्लस 36। सो दिस इज इक्वल टू 61। So this is the magnitude of the vector P। और हम लोगों को डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। डायरेक्शन कोसाइंस यानी cos ऑफ अल्फा, cos ऑफ अल्फा बेटा किसके बराबर होता है, वो होता है बराबर ax डिवाइडेड बाई a, ax डिवाइडेड बाई a। किया ना हम लोगों ने इससे पहले। तो ax बेटा यहां पे क्या है, ax यहां पे ये ax है, ये ay है, ये az है। ax here is 3, ay here is 4, az here is 6। So it is ax is 3 divided by the magnitude of the vector, this is under root 61। इसी तरह cos of beta, so this is ay divided by a, so this is 4 divided by under root 61। cos of gamma, so it is az divided by a, this is 6 divided by under root 61। So these are the direction cosines of the vector A, and this is the magnitude of this vector P, and this is the magnitude of the vector P। Now the question here is, what is the angle made by the vector I plus j from x axis and y axis। जरा हम देखते हैं ये वेक्टर क्या होगा। ये x axis है, ये y axis है। वेक्टर क्या है, I plus j।
ये वेक्टर है, दैट मीन्स 1i प्लस 1j, दैट मीन्स 1 यूनिट along x axis, so that means 1 unit along x axis and 1 unit along y axis 1. बात समझ में आ रही है? So this is how the vector is, 1 unit along x axis, 1 unit along y axis, so this is the vector, this is the vector. Suppose ये वेक्टर a है, वेक्टर a है, हमको क्या निकालना है, हम लोगों को निकालना है ये एंगल थीटा. So this is how the vector is, 1 unit along x axis, 1 unit along y axis. तो आप देखिए बेटा इस ट्रायंगल में tangent of थीटा ये 1 है, ये 1 है, तो किसके बराबर होगा, perpendicular by base, so that will be equal to 1. तो थीटा का वैल्यू कब 1 होता है, when थीटा is equal to 45 डिग्री, when थीटा is equal to 45 डिग्री. So थीटा यहां पे होगा 45 डिग्री और ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला भी 45 होगा क्योंकि टोटल एंगल जो है इसमें 90 डिग्री है. बात समझ में आ रही ना? सो फाइंड द एंगल मेड बाय दिस वेक्टर. वेक्टर क्या है बेटा, वेक्टर इज वेक्टर i, यूनिट वेक्टर i प्लस यूनिट वेक्टर j प्लस यूनिट वेक्टर k. सो यहां पे एक्चुअली क्या है, ये दिस इज 1i, दिस इज 1j, दिस इज 1k. सो दैट मीन्स अगर मैं यहां पे देख लूं जो ax का वैल्यू क्या है बेटा, ax का वैल्यू 1 है, कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस. ay का वैल्यू क्या है, ये भी 1 है. az का वैल्यू बेटा क्या है, ये भी 1 है. So component of vector along x axis is 1, along y axis is 1, along z axis is 1. हम लोगों को क्या बोलना है, find out the angle made by the vector a from x axis, y axis and z axis. आपको पता है बेटा डायरेक्शन कोसाइंस हम लोगों ने पढ़े, उसमें जो cos of alpha होता है. What is alpha? Alpha is the angle which the vector makes with the x axis. So ये ax किसके बराबर होता है, ax divided by magnitude of a. So ax का वैल्यू हम लोगों को पता है, तो मुझे magnitude of a निकालना है. So magnitude of a क्या होगा बेटा, magnitude of a will be equal to 1 square plus 1 square plus 1 square, that will be equal to under root 3. So magnitude of a is equal to under root 3. So cos of alpha किसके बराबर होगा, 1 by under root 3. बात समझ में आ रही ना? इसी तरह cos of beta, so that is ay by magnitude of a, so that is again ay is again 1 and magnitude of a is under root 3. इसी तरह cos of gamma, it is az divided by magnitude of a, so it is az is here 1 divided by under root 3. So that means cos alpha का वैल्यू 1 by root 3 है, so that means cos alpha का वैल्यू 1 by root 3 है, तो that means alpha का वैल्यू क्या होगा, cos inverse 1 by root 3. इसी तरह cos बीटा का वैल्यू 1 by root 3 है, so beta here is again cos inverse 1 by root 3. इसी तरह cos of गामा जो है that is equal to 1 by root 3. so गामा का वैल्यू क्या है बेटा, cos inverse 1 by root 3. so these are the angles which the vector makes with x axis, y axis and z axis respectively. With this I end this lecture. मुझे पता है कि थोड़े से लंबे हो जाते हैं ये लेक्चर्स, लेकिन मेरी ये कोशिश रहती है कि एक लेक्चर में कम से कम मैं एक टॉपिक को कंप्लीट कर पाऊं. Thank you very much. Let us see what we will take in the next lecture. Thank you.